देखिए विभागीय प्रणाली को कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, विभागीय प्रणाली का शुरुआत का मतलब क्या था, समझिए इधर। जैसे जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की परिषद में जो कोई सदस्य होता था, वो सदस्य किसी न किसी विभाग का वो प्रभारी बन जाता था। लिख लीजिए, वायसराय परिषद का जो सदस्य होता था वह एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बन सकता था। हेडिंग डाले 1873 का अधिनियम। देखिए 1873 का अधिनियम, समझिए जरा, यह 1873 का अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्या कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कब किया गया, कब किया गया, ठीक है। देखें 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, 31 दिसंबर 1600। फिर अगली हेडिंग डाले, देखें शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें क्या किया गया, जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अच्छा, वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया। देखिए, तथा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया। अगला नोट करें, परिषद का विस्तार किया गया। देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या है 1892। देखिए हम लोग कब की चर्चा कर रहे हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहा गया कि जो केंद्र में विधान परिषद है, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद है और जो प्रांतों में विधान परिषद है, उनमें उनका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, इधर उनका विस्तार किया जाएगा। सरकारी व गैर सरकारी सदस्य जो होंगे, उनकी जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में क्या किया जाएगा, वृद्धि की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।
ये एग्जाम में पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, पर ये याद रहे इधर, इस अधिनियम में चुनाव नामक कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष से मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से मतलब क्या है? देखिए इधर, अप्रत्यक्ष से मतलब है जहां डायरेक्ट जनता चुनती हो। प्रत्यक्ष से मतलब, अप्रत्यक्ष मतलब जहां जनता के प्रतिनिधि चुनते हो, अर्थात सीधे जनता ना चुनती हो। अच्छा, यहां पर होता क्या है? जो केंद्रीय विधान परिषद थी, तो इनके सदस्य थे। सदस्य कौन? गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य सीधे सीधे कहे कौन? भारतीय सदस्य। उन सदस्यों को एक समिति के माध्यम से चुना जाता था। समिति के माध्यम से चुना जाता था, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना नहीं जाता था। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इनका चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष तरीके से। इनका चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष तरीके से। नोट कर ले, केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है। अच्छा, जब गैर सरकारी सदस्य पहुंच गए, तो गैर सरकारी सदस्यों से कहा गया कि आप जो है अनुपूरक प्रश्न व मतदान में भाग नहीं लेंगे। समझिए, कहा गया आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, न तो आप मतदान में भाग लेंगे, आप केवल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। समझिए, जो भारतीय सदस्य शामिल हो रहे थे, जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, उनसे कहा गया, देखिए ना, विधान परिषद होगी, विधान परिषद में आपका कार्य क्या है? आप केवल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, न तो आप मतदान में भाग लेंगे, आप मतदान में भाग नहीं लेंगे। ये बात कही गई थी। अच्छा, जब प्रश्न चर्चा होने लगी, इधर आप बहस कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इधर समझिए, ध्यान दीजिए, जब आप पूरक प्रश्न पूछ सकते, बहस कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को क्या कहेंगे? बताएं। अरे, इसे कहेंगे संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। समझिए, यही प्रश्न, दो प्रश्न बनेंगे यहां से। ज्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बैठ जाओ जल्दी से। इधर देखिए, अगर तुम्हें कोई छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, छोटा एग्जाम है, ठीक है, तो मात्र इससे कम चल जाएगा। ठीक है, और जिसके लिए आप आए हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या हमें समझना चाहिए संसदीय प्रणाली क्या है। मैंने कहा सबसे पहले क्या अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव था कैसे? जहां जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती थी। यहाँ पर क्या हुआ, जो केंद्रीय विधान परिषदें थी तथा प्रांतों में जो विधान परिषदें थी, ठीक है, उनके जो मेंबर गैर सरकारी सदस्य थे, अर्थात जो भारतीय थे, उनका चुनाव कैसे होता था? समिति के माध्यम से। परंतु इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। दूसरी बात क्या थी, जो गैर सरकारी सदस्य थे, वो गैर सरकारी सदस्य बहस कर सकते थे तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, और इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न और मतदान से दूर रखा गया। अर्थात कहीं सदन में चर्चा होती थी। देखिए इधर,
एक क्या होता है, एक जैसे आप आए श्रोता बनकर के चले गए, ठीक है, आपने सुना, कोई क्रिया ही नहीं की आपने, ज्ञान अच्छा नहीं मिलता है। ज्ञान अच्छा मिलता है जब आप वहाँ की वो दिमाग में जो समस्याएं उपज रही हैं आप उनको बाहर रखें, तभी तो टीचर से पढ़ने का फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सदन चल रहा है, इधर सदन चल रहा है, हाउस चल रहा है, हाउस में क्या हुआ, अभी तक क्या अंग्रेज थे, जब गैर सरकारी सदस्य पहुंचे तो उन्होंने कहा ठीक है आप बहस कर सकते हैं, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पर ये याद रहे आपको अनुपूरक प्रश्न और ठीक है मतदान से आपको अलग रखा जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्या था, इधर समझिए, यहाँ तक स्थिति ऐसी थी कि सरकारी सदस्य को ही बहुमत था, तो सरकारी सदस्य जैसा चाहते वैसा कार्य करते थे, जैसे चाहते थे वैसे बिल पास करते थे, सब किसके हाथ में था, सरकारी सदस्यों के हाथ में, ठीक है। देखिए अगला, संसदीय प्रणाली की शुरुआत भी नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। अगला नोट करें, देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अच्छा इस अधिनियम को किसी एक अन्य नाम से जानते हैं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जरा समझिए, यह अधिनियम तैयार किया गया किस समिति के सुझाव पर, ये क्या, वेरी गुड, अरुंडल समिति के सुझाव पर, समझिए आप कहां पर है, 1909 की चर्चा कर रहे हैं, 1909 में, इधर यहां तक होता क्या है, जरा देश की स्थिति समझिए। अभी तक आपके सामने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। अब क्या था 1906, और 1906 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के लोग चर्चा कर रहे थे क्या हमको भी कुछ प्रतिनिधित्व चाहिए। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में यह भी आनी चाहिए, अगर चुनाव हो तो अल्पसंख्यक तो यही समझेगा हमें हमारी सरकार तो बनने वाली नहीं, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अल्पसंख्यक देखिए, एक तो शिक्षित व्यक्ति हो वहां तो ठीक है, चलो भारत उस समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे तो था नहीं, तो व्यक्ति क्या सोचता, ज्यादातर भाई जो शिक्षित है वो योग्यता के आधार पर वोट करेगा, जो अशिक्षित है वो धर्म के आधार पर वोट करेगा। अल्पसंख्यक वर्ग उस समय क्या सोचता, भाई हमको क्या है, इस समय हमको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो थे 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने की, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ही बताया कि ऐसा तो ना आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगो, क्या आपको चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अच्छा कोई बताएगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक हाँ खड़े हो जाओ, हाँ नहीं आप तू बड़ा नहीं आप बदल, ठीक है। इधर देखो, पहली बात जैसे एरिया जो है, जैसे मान लेते अपने यहाँ का उदाहरण देते, शाहबाद है, पिहानी है, ठीक है, पिहानी में मान लो ठीक है आधे से अधिक, ठीक है 55% मुसलमान है, ठीक है, मुस्लिम बहुल्य है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, ठीक है, वहां पर चुनाव लड़ने वाला कौन हुआ, ठीक है,
मुसलमान। चुनाव कौन लड़ेगा? मुसलमान, ठीक है। और वोट कौन करेगा? केवल मुसलमान करेगा, हिंदू नहीं करेगा, ठीक है। इसे कहा गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तुमने कहा एक हिंदू लड़ेगा एक मुसलमान लड़ेगा, नहीं, केवल उस क्षेत्र में, केवल उस क्षेत्र में। सर यहाँ से मतलब ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको अंग्रेजों के बंदे मतलब विचार मतलब कंपनी का था कि ऐसा करने से अलगाव मतलब अलगाववाद का कह सकते हैं। ये जिसको इधर जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है जो मुस्लिम लीग ने मांग की थी, ये देन अंग्रेजों की ही है और अंग्रेजों ने ही पहले इनको बताया कि ऐसा करो ना, आप केवल मांग करो हम तुमको दे देंगे, ठीक है, आप केवल मांग करो हम तुमको दे देंगे। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अब देखो ना, हम यहाँ पर बता रहे हैं, अब यहाँ पर जो बचा 45% है, इधर 45% ये रहेगा यहाँ। भाई कोई विधायक के सांसद होगा वो ये 55% का कार्य करेगा, 45% का थोड़ी कार्य करेगा। 45% कहेगा लाइट आ रही है, अरे इनके इधर लाइट ना जाए, सड़क ना बने, हमें कोई लेना देना नहीं है। कभी ये सदन में बैठ करके इनकी आवाज उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये जब चुनाव जीतते हैं तो इनके वोट से जीतेंगे। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ ये लोग 45% है, ये धीरे धीरे पलायन कर जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ये दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर इनका बहुमत होगा, ठीक है, जहां पर इनका बहुमत होगा। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया था, इसी समय भारत को तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, यही शुरुआत, ठीक है। तो क्या क्या किया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अब समझिए जरा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय, वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। और भारत सचिव कौन था? भारत सचिव मार्ले, ठीक है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। अच्छा, एक मिंटो ने एक लेटर लिखा मार्ले को, मिंटो एक लेटर लिखता है किसे? मार्ले को। कहता है हमने भारत में नाग के दांत हो रखे हैं और जिसका फल भविष्य में भीषण होगा। इधर क्या कहता है? हमने भारत में नाग सांप जो होता है उसके दांत हो रखे हैं और जिसका फल भविष्य में भीषण होगा, ठीक है। यही नहीं, गांधी जी बड़ा नाराज हुए। गांधी जी ने तो कहा मिंटो ने तो हमारा नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने कहा, देखिए लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। देखिए गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। देखिए के.एम. मुंशी ने कहा, मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला।
अब एक वायसराय परिषद होती थी, ठीक है। वायसराय की जो परिषद होती थी, तो वायसराय की परिषद में पहली बार एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, ठीक है। कौन कौन सा नियुक्त हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? लॉर्ड की उपाधि। वायसराय परिषद में पहले व्यक्ति कौन नियुक्त हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? लॉर्ड की उपाधि दी। अच्छा, यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय परिषद में कौन सा सदस्य बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। अच्छा, जब आपने 1858 का अधिनियम पढ़ा था, मैंने बताया था भारत परिषद होगी। तो जो भारत परिषद थी, भारत परिषद में दो व्यक्ति नियुक्त किए गए। और दो व्यक्ति कौन थे? क्या? हाँ, एक थे केसी गुप्ता और दूसरा हुसैन बिलग्रामी। एक केसी गुप्ता, एक हुसैन बिलग्रामी। नाम है, बिलग्राम की नहीं, नहीं बिलग्राम की नहीं। आपने केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, समझिए। इधर एक और पॉइंट है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी तथा प्रांतीय विधान परिषद थी, उनमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। नोट करें, केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। अच्छा, और क्या किया गया? जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनसे पता क्या किया गया? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कहा कि अब आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। देखिए, गैर सरकारी सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा उन्हें मताधिकार से दूर रखा गया। ठीक है। देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके कुछ ही समय के बाद में एक नया अधिनियम आता है, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे किसने तैयार किया? इसे किसके सुझाव पर तैयार किया गया? पता है? नहीं, देखिए, इसका एक अन्य नाम है
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका एक अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, इसे जब तैयार किया गया, किसके सुझाव पर तैयार किया गया? फोर्ड सुधार, किसी के सुझाव पर। इसे किसके सुझाव पर तैयार किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बताएं, इसे किसके सुझाव पर तैयार किया गया? बताइए, नहीं पता है? नहीं पता, नहीं पता है? ठीक है, इसे तैयार किया गया है, देखिए, मेसोपोटामिया आयोग के सुझाव। मेसोपोटामिया आयोग के सुझाव पर तैयार किया गया। अब समझिए जरा, इधर होता क्या है, जैसे जैसे एक टीचर है, इधर समझिए जरा, एक टीचर है, खूब अच्छा पढ़ाता है, दो लोग गए, ऐसा करिए ना, मुझे आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है, मुझे आप घर पे पढ़ाइए, विशेष ध्यान दीजिए। टीचर ने कहा ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक भेदभाव तो हुआ क्लास के साथ में। तो क्या करेंगे, अन्य बच्चे भी कहेंगे अरे ठीक है, आप हमको भी घर पे पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ 1909 में मुसलमानों को क्या मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ तक 1919 तक आने तक बहुत से लोगों ने कहा कि हमको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, हमको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने मांग की, अंग्रेजों ने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। तो अंग्रेज तो चाहते ही थे तुम लड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईसाई थे, सिख थे, आंग्ल भारतीय थे, अंग्रेजों ने इनको सबको क्या किया गया, सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया। नोट करें, देखिए, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है। अब यहीं पर एक बात कही गई, जो वायसराय है, वायसराय की परिषद, ये आधे सदस्य कैसे होंगे, भारतीय, आधे सदस्य होंगे भारतीय अर्थात गैर सरकारी होंगे, आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या कही गई, ठीक है, कहा गया कि मताधिकार जो है, ठीक है, महिलाओं को मताधिकार दिया जाएगा। नोट करें, इस अधिनियम में कहा गया कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम में महिला मताधिकार की बात कही गई। अभी आपने कहा सभी को मत, अच्छा ये याद रखें, महिला मताधिकार की बात करते हैं अंग्रेज। भारत विश्व में ऐसा देश है जिसने एक बार में ही महिला मताधिकार की बात एक्सेप्ट की। जैसे हम आए, हमने भी महिलाओं को पूर्णतया बराबर मत देने का अधिकार दिया, पर ये महिला मताधिकार की बात करते हैं अंग्रेज। कब बात करते हैं, 1919 के अधिनियम में। परंतु यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ये कहते हैं जो मताधिकार पुरुषों को है ना, वो कैसा होगा, सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार। अच्छा, सीमित मताधिकार का मतलब क्या है, कुछ लोगों को मत देने, कुछ लोगों को मत देने का अधिकार।
अच्छा, कुछ लोगों को मत कैसे देंगे, समझे? सीमित मताधिकार मतलब कुछ लोगों को मत देने का अधिकार, समझिए जरा। कुछ लोगों को मत देने का अधिकार, तो कैसे कुछ लोगों को मत दिया जाएगा? क्या आधार होगा? जैसे संपत्ति और कर। जैसे आप टैक्स देते हैं, संपत्ति आपके पास ज्यादा है, ठीक है, शिक्षा है, तो आपको मत देने का अधिकार होगा। सबको मत देने का अधिकार नहीं है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है। कैसा मताधिकार है? सीमित मताधिकार। अच्छा, इसीलिए एक बात कही गई, क्या कहा गया? कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और जो लंदन है ना, लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। जो लंदन है, लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न आया नहीं है, पूछा जा सकता है, पहली बार लंदन में एक उच्चायुक्त कब नियुक्त किया गया? किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में कहा गया जो सदस्य चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। इस अधिनियम में क्या कहा गया? जो सदस्य चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे। अर्थात प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुने जाएंगे, अर्थात वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। अच्छा, 1919 के बाद कुछ समय के बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद फिर धीरे धीरे क्या है, फिर वही तुम्हारा काकोरी कांड और फिर उसके बाद साइमन कमीशन के बाद में फिर गांधी जी दूसरा आंदोलन एक शुरू कर देते हैं। ठीक है, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद उसी दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाने के बाद फिर अम्बेडकर के साथ भी मतभेद हुआ और गांधी जी अरबदा जेल में थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए 1935 में एक नया अधिनियम आता है। ठीक है, नोट करें। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, तुम्हें 1935 पता विशेषता क्या है? ये 1935 का अधिनियम अगर तुम्हें कोई विकल्प में लिखा मिल जाए, नहीं संविधान के स्रोत पढ़ते हो, अगर उस समय लिखा मिल जाए इस विकल्प में ये 1935 से लिया गया, एकदम 1935, क्योंकि भारतीय संविधान 1935 अधिनियम की कॉपी ही है। ठीक है,
1935 सबसे ज्यादा लिया गया, कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। 1935 का अधिनियम पता है तुम्हारा संविधान जब बना तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अच्छा, 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। भाई तुमने पूछी तो थोड़े बढ़ाए, ठीक है। 321 उसमें अनुच्छेद थे। अच्छा, अनुसूचियां कितनी थी? नहीं, 335 के अधिनियम में 12 नहीं 10। अच्छा, भाग कितने थे? भाग 14। लिखे करें 1935 का भारत शासन अधिनियम ठीक है। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। 14 भाग थे, ठीक है। सबसे प्रमुख बात क्या थी इस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा देखें इधर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और विस्तार किया अंग्रेजों ने। इधर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अंग्रेजों ने क्या किया? और विस्तार किया। तुम सोचो, जब तक कोई देने वाला है तो वो मांग तो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और विस्तार हुआ। किसे किसे मिला? पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार हुआ। किसे किसे मिला? किसे दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र? नहीं बताया है जितेंद्र? आप विकल्प दे दें, आ जाए इधर। किसे किसे मिला? ए विकल्प है, ठीक है। मजदूर, दलित, 1 नंबर है। 2 नंबर है मजदूर, 3 नंबर है दलित, और 4 नंबर है, ठीक है, नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, ये फूट है। ए ऑप्शन आपके पास में है 1 2, बी ऑप्शन है 1 2 3 4, और सी ऑप्शन है 1 2 3, और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास में 1 2 3 4। सी विकल्प, सी। अरे वेरी गुड, हाँ बताइए जितेंद्र। अभी तो बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बताइए जल्दी बताइए। छोड़ देंगे, हाँ जितेंद्र। ये छोड़ा तो होता है, 1 नंबर नहीं क्वेश्चन जाएगा। बताइए शिवेंद्र। ए बी सी डी कोई बताए? हाँ जितेंद्र, इधर दूसरा, तीसरा, बोलो, नहीं बोलना। दूसरा, बस, ठीक है। वैसे सही आपका, ठीक है, नोट करें। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। महिला तथा दलित
काम मजदूरों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। हाँ, आपके वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। जरा मैं एक पृथक निर्वाचन के साथ साथ में एक चीज और बताना, उस समय भूल गए, 1909 के अधिनियम में तो उसमें क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, आज जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कहीं पर देखते हो आज चुनाव लड़ने वाला एससी है, ठीक है, पर मत देने वाला क्या है, सब है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नहीं, क्या राष्ट्रीय निर्वाचन नहीं, हाँ नहीं, सामान्य निर्वाचन नहीं, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र क्या बोलते हैं? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र क्या बोलेंगे हम? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। जब इन्होंने अंबेडकर की बात की तब याद आया, ऐसा था जब गांधी और अंबेडकर का समझौता हुआ यरवदा जेल में पूरे की, तो उस समय क्या अंबेडकर मांग कर रहे थे कि हमको भी क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। ठीक है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में एक तरीके से भारत के बांटने की बात चल रही है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा। अब मुसलमानों को भी मिल चुका था, ठीक है, भारतीय ईसाइयों को भी मिल चुका था, सिखों को भी मिल चुका था, ठीक है, तो इस तरीके से क्या बांट दिया जाएगा, जहाँ जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही लोग वहाँ रहेगा। ठीक है, तो अन्य लोग अल्पसंख्यक जो होंगे उनको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब गांधी जी ने और गांधी जी के द्वारा पहला आमरण अनशन यरवदा जेल में किया गया। अगर तुमसे पूछे गांधी जी ने पहला आमरण अनशन भारत में कहाँ किया, यरवदा जेल में किया। और जैसे गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो पता है इधर जैसे आमरण अनशन किया तो फिर अम्बेडकर जी भी आए, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ कि हाँ अब हम अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगेंगे तो भारत के बहुत से टुकड़े हो सकते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो अम्बेडकर जी भी एग्री थे, तब से क्या है, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र मिलता है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव लड़ने वाला तो फिक्स रहता है पर मत देने वाले सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। अगला पॉइंट लिखे, अखिल भारतीय इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ, समझिए इधर जब इस अधिनियम में क्या कहा गया, एक संघ बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा, अखिल भारतीय संघ होगा। और जो देशी रियासतें हैं, ठीक है, वो देशी रियासतें इस संघ में शामिल हो जाएगी। तो वो जो ब्रिटिश वाला क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको ये बताएं, इस अधिनियम के द्वारा जो अखिल भारतीय संघ बनाया गया, इस संघ में कितनी देशी रियासतें शामिल हुई, कितनी भारतीय रियासतें शामिल हुई? ऑप्शन बड़ा आसान है, 565, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 600 और डी ऑप्शन है इनमें से नहीं। 565 बी ऑप्शन, जितेंद्र, अरे बी, हाँ, और जितेंद्र पहला, शिवम, अरे 64, 65, 64 लो, आप भी 564। अब तो कुछ पहला और कोई, अरे 60 कर दिया बस, ठीक है, ठीक है, इधर, हाँ ए सबका है, ठीक है। अच्छा चिंता मत करो, अब बताओ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन, इधर ये याद रहे, यही सही है।
पता है, कोई भी देशी रियासत इसमें शामिल नहीं। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंच गए थे। ठीक है, नोट करें। ये अखिल भारतीय संघ की योजना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की योजना असफल सिद्ध हो गई थी। अखिल भारतीय संघ की योजना असफल सिद्ध हुई, असफल सिद्ध हुई क्योंकि इसमें कोई भी देशी रियासत शामिल नहीं हुई, कोई भी देशी रियासत शामिल नहीं हुई। इस समय भारत में प्रश्न पूछा जाता है कितने प्रांत थे? 11 प्रांत तथा 6 कमिश्नरी थी। उस समय भारत में 11 प्रांत व 6 कमिश्नरियां थी। उस समय भारत में 11 प्रांत व 6 कमिश्नरियां थी। ठीक है, देख लिया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा अलग हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा अलग हुआ तथा बंबई से सिंधु प्रांत अलग हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और कही गई, पता क्या कहा गया? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? वायसराय को दी गई। इसमें क्या कहा गया? जो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसे दी जाएंगी? वायसराय को दी जाएगी। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो हम किसे देंगे? वायसराय को देंगे। नोट कर लिया। अच्छा, एक 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? भारत परिषद। और भारत परिषद में सदस्य कितने थे? 15। और यहां पर क्या है? इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया। क्या किया गया? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई। ठीक है, क्या कहा गया? एक न्यायालय होगा। कौन सा न्यायालय होगा? संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। नोट करें, इस अधिनियम में कहा गया दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। देखिए, 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अच्छा, इसमें न्यायाधीश कितने थे? 1+6, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश। देखिए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। ठीक है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? इधर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वायसराय। हाँ, देखिए, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति
सम्राट के द्वारा की जाती थी। सम्राट के द्वारा की जाती है। अब जो संघीय न्यायालय में जैसे आपका केस चल रहा है, आप इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते थे लंदन की प्रिवी काउंसिल में। नोट करें, संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में, लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। अच्छा, इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ये बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। देखिए, इस अधिनियम की आलोचना करते हुए, इस अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अब हम लोग 1935 के बाद में, उस समय के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर क्या होता है, इंग्लैंड पर प्रेशर पड़ने लगता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक मिशन भेजते हैं, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। अच्छा, जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन ने कहा ठीक है, आपके यहाँ एक संविधान बनाया जाएगा, परंतु कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, युद्ध समाप्ति के उपरांत आपके यहाँ एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए संविधान बनाने की स्वीकृति किसने दी, सबसे पहले संविधान सभा गठन करने की स्वीकृति किसने दी? किसने दी? क्रिप्स मिशन ने, सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने दी। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद में कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद, ठीक है, एक कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि जिसके कारण संविधान का निर्माण हुआ, परंतु हम इस समय अधिनियम पढ़ रहे हैं और अंतिम अधिनियम बचा है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943। एडिट करें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखें इधर, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दो पार्टियां हैं। ठीक है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसी प्रकार इंग्लैंड में भी दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव, एक लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी थी, जैसे नहीं हम लोगों के यहाँ चुनाव होते हैं, अगर हमारी सत्ता आई तो 100 यूनिट बिजली माफ हो जाएगी, अगर हम सत्ता में आए तो हम लैपटॉप बांट देंगे। ठीक है, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये योजना करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार लेबर पार्टी ने क्या कहा, अगर मेरी सरकार बनी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेबर पार्टी कहती है, मजदूर दल क्या कहता है, अगर मेरी सत्ता आई तो हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। हुआ कुछ ऐसे ही कि इंग्लैंड में सरकार बन गई लेबर पार्टी की। ठीक है, और जैसे लेबर पार्टी की सरकार बनी तो
इन्होंने क्या किया कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वायसराय भेजते उस समय, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को, और साथ साथ में एक अधिनियम जो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। पता है कब पेश किया गया? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को पास हो। ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में, इधर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में अब तक इतनी जल्दी कोई बिल पास हुआ, ठीक है। ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में इतनी जल्दी अगर कोई बिल पास हुआ तो वो कौन था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसदीय इतिहास में, ठीक है, अब तक सबसे जल्दी पास होने वाला बिल था, ठीक है। इस अधिनियम में क्या कहा गया, ये डेट पूछी जाती है, ये डेट यहां से पूछा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में क्या कहा गया? भारत, पहले समझे इधर, एक मिनट इधर पहले समझे। कहा गया भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे। जो रियासत अपना विलय भारत में करना चाहती वो भारत में करे, जो पाकिस्तान में करना चाहती वो पाकिस्तान में करे, और जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र करे, ठीक है। कहा गया कि जो भारत अधिराज्य होगा उसका जो गवर्नर जनरल है कौन बनेगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और पाकिस्तान जो होगा, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू को, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा लियाकत अली, ठीक है। ये बात इसी अधिनियम में कही गई, और यह भी कहा गया कि हम अपनी सत्ता किसे सौंप रहे हैं, ठीक है, संविधान निर्माण करने वाली सभा को। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक सत्ता कौन शासन करेगा? संविधान सभा के माध्यम से शासन चलेगा। तभी देखा ना, एक बार जैसे मान लो ये संविधान सभा थी, संविधान बन रहा था, संविधान बनने के लिए जो बैठक होती थी तो अध्यक्षता कौन करता था? कौन अध्यक्षता करता था? संविधान सभा का अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर अभी देखना, कल की क्लास में बताएंगे पूरा संविधान कैसे बना। जैसे संविधान सभा, मान लो संविधान सभा, ठीक है, अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा? इधर अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब सरकार की चर्चा हुई, सरकार कार्य करेगी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इधर आ गए, सरकार की चर्चा चलेगी, तो यहाँ पर कौन बैठ जाता था? जेबी मौलनकर बैठ जाते थे, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठता था? जेबी मौलनकर बैठ जाते थे, ठीक है भाई, सदन चल रहा है, चर्चा हो, ठीक है। तो जो संविधान बनकर के तैयार हुआ तब तक शासन किसके माध्यम से हुआ? संविधान सभा के माध्यम से, ठीक है। अगर कहें नियम वगैरह कौन से थे तो 1935 का अधिनियम था, ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। सत्ता का उत्तरदायित्व, 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। सत्ता का उत्तरदायित्व अधिराज्य की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। सत्ता का उत्तरदायित्व अधिराज्य की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। अधिराज्य की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। देखिए, जो रियासत अपना विलय भारत में करना चाहती है, या जो स्वतंत्र रहना चाहती है, या पाकिस्तान में करना चाहती है, ये उस पर निर्भर है, ये उस पर निर्भर है। भारतीय अधिराज्य का गवर्नर जनरल,
लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाएगा भारतीय अधिराज्य का गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। भारतीय अधिराज्य का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। पाकिस्तान अधिराज्य में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण पद, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में चर्चा करें। एक तो प्रश्न हो जाए, संविधान सभा की भारत में मांग किस व्यक्ति ने सबसे पहले की? के मुंशी ने? नहीं। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बहुत बार आपने चैप्टर पढ़ा होगा, संविधान सभा की भारत में मांग सबसे पहले किसने की? आपका उत्तर आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप उत्तर दे रहे हैं तिलक, गांधी जी, सब गलत। स्वराज पार्टी गलत। हम व्यक्ति पूछ रहे हैं, पार्टी क्या? सच्चिदानंद सिन्हा नहीं। अच्छा, अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आपने अभी कांग्रेस पार्टी बताया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब कब की? नहीं, 1934 नहीं, अरे 42 नहीं, एम.एन. रॉय, बिल्कुल सही है, एम.एन. रॉय। ठीक है, कांग्रेस ने मांग की तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब कब की? अभी तक पता है क्या है? 35, ठीक है, 36, 37, 38 सब में मांग की गई। ठीक है, अच्छा संविधान, अच्छा ये बताए ना, संविधान का ये विचार विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में संविधान का विचार सबसे पहले दिया किसने? सर हेनरी मैन, बिल्कुल बात सही है, सर हेनरी मैन, सामंतवादी। ठीक है, सर हेनरी मैन सामंतवादी। इधर सर हेनरी मैन का विचार है संविधान के बारे में, विचार सबसे पहले संविधान सभा के बारे में विचार देने वाले कौन है? सर हेनरी मैन। ठीक है, कहाँ के रहने, कहाँ? ब्रिटेन के। ठीक है, अगर तुमसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है, देखिए इधर, अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा को वास्तविक रूप किसने दिया? संविधान सभा को सबसे पहले वास्तविक
रूप किस देश ने दिया? किस देश ने दिया? अगर तुमसे यह प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा को वास्तविक रूप सबसे पहले किस देश ने दिया? बताएं, जल्दी बताएं। किसने सबसे पहले वास्तविक रूप किसने दिया? किस देश ने दिया? नहीं बताया। सबसे पहले किस देश ने दिया? ठीक है, यूएसए ने दिया। ठीक है, अमेरिका। सबसे पहले वास्तविक रूप किसने दिया? तो यूएसए ने दिया वास्तविक रूप। ठीक है, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले संविधान की मांग, हमारे देश में संविधान सभा की मांग नहीं हुई। ठीक है, क्या हुआ? संविधान की मांग हुई। सबसे ज्यादा लोग क्या कहते रहे? संविधान, संविधान चाहिए। ठीक है, तो सब लोगों ने कहा संविधान चाहिए, पर हेमंत राय कहते नहीं, संविधान सभा की मांग करो, संविधान खुद बनवा लो। ठीक है, तो संविधान की मांग सबसे पहले हमारे देश में कब हुई? 1895 में। किस बिल के माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। किसने की? तिलक। ठीक है, 1922 में, डेट भी एग्जाम में पूछी गई है, 1922 में गांधी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1922 में गांधी जी ने कहा, 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। कब कहा? 1922। ठीक है, देखिए भारत में किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। ठीक है, देखिए कौन? देखिए भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग एमएन राय ने की। एमएन राय ने की। अच्छा, एक एग्जाम में तुम्हें खूब लिखा मिलेगा, इधर स्वराज पार्टी और इधर लिखा रहता है 1934। जरा ये चर्चा का विषय इधर देख लीजिए, बहुत बार आपने देखा होगा, देखा कि नहीं? स्वराज पार्टी 1934 गलत दिया है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई और 1934। अच्छा, स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास की मृत्यु 1926 में हो गई, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 1931 में हो गई। ठीक है, तो 34 तक क्या ये पार्टी, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये पार्टी बिल्कुल एकदम टूट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, ये डेट जो दी रहती है ना, ये गलत दी है डेट। यहाँ पर मांग कौन करता है संविधान सभा की? यहाँ पर मांग करते एमएन राय। अगर एमएन राय के संबंध में जो है डेट लिखी जाए तो कब? 1934। मेरी बात को समझो, गूगल सर्च करोगे, इधर गूगल सर्च करोगे, कहीं भी देखोगे, ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी उसके आगे 1934 लिखा रहता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? देखो कारण क्या है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है कहाँ? ठीक है, प्रयागराज में। कब होती है? 1923 में। ठीक है, पार्टी के मुख्य नेता दो, कौन? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास की मृत्यु कब हो जाती है? 1926 में, और मोतीलाल नेहरू की मृत्यु कब हो जाती है? 1931 में। ठीक है, तो ये जितना भी डाटा दिया 1934 बिल्कुल गलत, 100% गलत, उसे पढ़ते हुए चले आ रहे। ठीक है, इधर तो यहाँ पर क्या कहेंगे? स्वराज पार्टी ने मांग की। अगर व्यक्ति पूछा जाएगा तो किसने मांग की? एमएन राय ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या देखिए 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग 1936, 1937, 1938,
1938 के कांग्रेस के अधिवेशनों में लगातार की गई। 36, 37, 38 के कांग्रेस के अधिवेशनों में लगातार की गई। देखिए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यह एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। देखिए 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। मूर्त रूप प्रदान किया गया। हाँ, आप समझिए जरा। देखिए मैंने बताया क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ठीक है, और कैबिनेट मिशन आया कब आता है? 1946। हेडिंग डाले कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग, ठीक है। एक कौन था? क्रिप्स, लॉरेंस, और तीसरे कौन थे? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना अध्यक्ष या नौसेना मंत्री, नेवी मंत्री। और ये लॉरेंस क्या थे? लॉरेंस, हाँ, इस मिशन के अध्यक्ष थे। और क्या थे? लॉरेंस थे क्या? लॉरेंस थे क्या? ठीक है, लॉरेंस थे, ठीक है, भारत सचिव। और ये क्या थे? क्रिप्स क्या थे? क्रिप्स किस पद पर थे? ठीक है, क्या अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये 3 लोग आए, और 3 में अगर मिशन का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? लॉरेंस, ठीक है। इनकी मुलाकात गांधी जी से बटलर हाउस में हुई, और गांधी जी से कहते कि भाई आज़ादी जो बताओ, हम आज़ाद कर दें, हम लोग जाएं। तो गांधी जी पता क्या कहते हैं? आज़ादी पर प्रत्येक भारतीय का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं गांधी लड़ा तो गांधी को आज़ादी चाहिए, प्रत्येक भारतीय लड़ा, प्रत्येक भारतीय को आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एक बैठक बुलाई, पता बैठक कहाँ बुलाई? शिमला में। शिमला में बैठक हुई, जरा कल्पना करो, इधर देखो, इधर शिमला में बैठक हुई। तो ये लॉरेंस बैठे, लॉरेंस अध्यक्ष है, इनके पास ये क्रिप्स बैठे, और इधर कौन बैठा है? अलेक्जेंडर, ठीक है। इन्हीं के पास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था उस समय, कौन था अध्यक्ष? इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इधर कौन बैठे? आजाद। और यहाँ पर कौन बैठे? इस साइड में जिन्ना साहब, ठीक है। इधर नेहरू बैठे, फिर पटेल बैठे, फिर खान अब्दुल गफ्फार खां बैठे यहाँ पर, ठीक है। इधर सादुल्ला बैठे, ठीक है। यहाँ पर जो थे भोपाल के नवाब,
और ये एक सिस्टम रहा होगा कहाँ, ठीक है, शिमला में, ठीक है। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, ठीक है, चर्चा शुरू हुई तो इन्होंने चर्चा उठाई, ठीक है, क्या कहते हैं, नेहरू ने क्या पॉइंट उठाया सबसे पहले कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति वोट करे। तो लॉरेंस ने कहा भाई यह संभव नहीं है, हम इतने बड़े देश में चुनाव नहीं करा सकते, ठीक है। फिर जिन्ना साहब ने बात उठाई, जिन्ना ने क्या कहा कि बंटवारा कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम बंटवारा भारत का नहीं करेंगे, अर्थात कहें भारत विभाजन की बात क्या कैबिनेट मिशन ने स्वीकार की? नहीं, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत का बंटवारा नहीं किया जाएगा, दो संविधान सभाओं का निर्माण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो भी कूट में आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन की बात को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सदस्य होंगे वो एक सदस्य कितनी जनता का, 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, ठीक है। उन्होंने समुदाय बांटे, समुदाय 3 समुदाय थे, ठीक है। एक था सामान्य, एक था मुसलमान और एक था सिख। और सिख विशेषकर कहाँ के लिए था? पंजाब के लिए। सिख विशेषकर कहाँ के लिए था? पंजाब के लिए। 3 भागों में व्यक्तियों को उन्होंने बांटा इस समय, ठीक है। और ये कहा कि 10 लाख जनता का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था इन्होंने ही, कैबिनेट मिशन ने ही डिसाइड किया, ठीक है। फिर अगली क्लास